नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम भौतिकी यानी फिजिक्स का एक टॉपिक घर्षण को समझने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले घर्षण घर्षण क्या होता है? अगर हमसे पूछा जाए घर्षण क्या होता है, वो एक प्रकार का बल होता है। घर्षण क्या हो गया? अगर हमने इसके बारे में समझना हो, सबसे पहली बात बेसिक से, बल हो गया यानी एक फोर्स हो गया। समझ में आ गई ना बात? घर्षण क्या होता है? घर्षण एक प्रवृत्ति होती है, लेकिन हम क्या स्टडी करते हैं? फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल। समझ में आई बात? अब ये बल किस प्रकार का होता है? उसमें कहता है कि भैया ये संपर्क बल होता है। क्या होता है? संपर्क बल होता है। अब संपर्क बल में क्या सा बल होगा? संपर्क बल यानी किसी के संपर्क में होगा, यानी जब दो सतहों के मध्य संपर्क बल होता है। यानी ये क्या होता है? दो सतहों के मध्य। दो सतहों के मध्य संपर्क बल होता है। अब इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, इस चीज को समझते हैं। हमने कहा ये एक धरातल है और ये उस पर रखा हुआ एक बॉक्स है। समझ रहे बात? अब क्या हो गया, यहां पे समझो, यहां से लेके यहां तक जो पीछे की एकदम बन रही है, यहां पे क्या हो गया? दो सतह। दो सतह ना, कौन सी? बॉक्स की निचली सतह और धरातल की ऊपरी सतह एक दूसरे के संपर्क में है कि नहीं है? एक दूसरे के संपर्क में है, बिल्कुल सर, संपर्क में। समझ रहे हैं बात? एक दूसरे के संपर्क में। अगर हमने सामान्य स्थिति मान ली, सामान्य स्थिति में हमेशा दो सतहों के बीच में घर्षण होता है। घर्षण एक तरह से अगर आप बिल्कुल ही समझो तो क्या होता है, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में समझो तो खुरदरापन हुआ। घर्षण क्या हो गया? एक तरह का, ठीक है, खुरदरापन हो गया। तो इन दोनों सतहों के बीच में खुरदरापन होगा। अगर मैं इस बक्से पे कोई बल लगाता हूं, कोई बल लगाता हूं, तो भैया अब उस खुरदरेपन, इस बल को क्या करेगा? इसका विरोध करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अब खुरदरापन जो सतहों के बीच में है वो क्या करता है? जो बल आरोपित करते हैं, इस बल को क्या बोलते हैं बेटा? आरोपित बल। आरोपित बल, ठीक है। आरोपित बल की वजह से इसमें क्या हो सकती है? बॉक्स में या तो ये सापेक्षित रूप से फिसलने लग जाए या सापेक्षित रूप से फिसलने की प्रवृत्ति हो जाए। समझ आ रही है ना बात? घर्षण, इस बल से, आरोपित बल से क्या दो काम होंगे? या तो वो सापेक्षित रूप से यानी कि बॉक्स चलना चालू कर दे आगे की दिशा में, या इसके अंदर ऐसी प्रवृत्ति आ गई। प्रवृत्ति का मतलब कि क्या होता है? टेंडेंसी, इसकी चेष्टा है कि मैं आगे चलूं। समझ आएगी ना? जैसे आप लोगों की चेष्टा होती है कि आज मैं बंक पे जाऊं, पर घर वालों को डर होता है। वो एक तरह का क्या, फ्रिक्शन फोर्स की तरह, घर्षण बल की तरह काम करता है कि आपको कहता है कि नहीं बेटा, जाओ कोचिंग में क्लास करने, स्कूल में क्लास करने। यानी वो आपकी जो सापेक्षित रूप की फिसलन है उसके विरोध में काम करता है। तो यानी घर्षण क्या करता है? आपसे पूछा जाए तो सापेक्षित दो सतहों के, अगर इसको पूरा सही ढंग से लिखे, दो
सतहों के मध्य सापेक्षिक रूप से फिसलने या सापेक्षिक रूप से फिसलने की प्रवृत्ति का विरोध करता है। ठीक है, घर्षण बल क्या करता है, दो सतहों के, हमेशा दो सतह होनी चाहिए कम से, दो सतहों के मध्य सापेक्षित रूप से, यानी दोनों एक दूसरे के सापेक्ष। अगर मैंने कहा कि ये बॉक्स यहां से उठ के यहां पर पहुंच गया, तो ये सापेक्षित, इस धरातल के सापेक्षित रूप से क्या हो गया, आगे की तरफ चला गया। तो यानी सापेक्षित रूप से फिसलने या सापेक्षित रूप से फिसलने की प्रवृत्ति, यानी उसकी चेष्टा, उसका विरोध करता है। और इसको दूसरी भाषा में बोल दे, अथवा दो सतहों के मध्य के सापेक्षित गति का विरोध भी करता है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि सापेक्षित गति हम पढ़ चुके हैं, और सापेक्षित गति को ही विरोध करता है घर्षण बल। यहां तक बात समझ में आती है। हमने क्या समझा, सबसे पहले घर्षण क्या हो गया, एक बल हो गया। अगर बल हो गया तो इसकी विमा पूछी जाए तो क्या होगी, इसकी विमा क्या होगी, एम एल टी माइनस टू। अगर इसकी इकाई पूछी जाए तो क्या होगी, न्यूटन। इसकी इकाई पूछी जाए तो क्या होगी, न्यूटन। समझ में आई ना बात। ये क्या होता है, संपर्क बल। क्या, दो सतहों के बीच का संपर्क बल। क्या मैं आपसे यहां से पूछूं कि आपको कोई और संपर्क बल का उदाहरण पता है, आप कहोगे कि हाँ पता है, और बहुतों को पता होगा। क्या होता है, एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जिसे क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। समझ में आई ना बात। आपसे अगर पूछा जाए कि सिर्फ घर्षण के अलावा किसी और संपर्क बल के बारे में बताओ, तो आप कहोगे अभिलंब प्रतिक्रिया बल। समझ में आई बात। अब ये अभिलंब क्या होता है, सतह के लंबवत होता है। ये क्या होता है, सतह के लंबवत होता है। और घर्षण क्या होता है, सतह के समानांतर होता है। आपको समझ में आ गया ना कि अभिलंब बल और घर्षण बल में क्या डिफरेंस है। अगर आपसे पूछा जाए कि घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के मध्य विभेद बताएं, तो आप क्या बता पाओगे कि ये सतह के क्या होता है, लंबवत होता है, और घर्षण बल क्या होता है, सतह के समानांतर होता है। ठीक है, ये जो अभिलंब बल होता है, इसके, इस पिंड के गति से कोई निर्भरता नहीं होती है। इसके गति पे निर्भरता नहीं होती, लेकिन गति को विरोध करता है। ये इसकी गति को विरोध नहीं करता, और घर्षण बल क्या होता है, गति को विरोध करता है। बात समझ में आई बात। दो सतहों के मध्य सापेक्षिक फिसलन, फिसलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, स्लाइड। तो स्लाइडिंग कर रहा होता ना, उसको क्या करता है, फिसलने की को रोकता है या उसकी प्रवृत्ति को रोकता है। यहां तक तो हमने सिर्फ घर्षण की परिभाषा समझी कि घर्षण होता क्या है। चलो आगे समझते हैं घर्षण के प्रकार और घर्षण का मान कैसे आता है।
अगर हम यांत्रिकी की बात करें ना, मैकेनिक्स की बात, हम उसमें घर्षण बोलते हैं तो उसका मतलब होता है शुष्क घर्षण, ड्राई फ्रिक्शन। समझ में? अब क्या होता है, ये दो सतहों के मध्य होता है। अगर घर्षण बोला है तो उसका मतलब क्या है, हम शुष्क घर्षण की ही बात कर रहे हैं। अब देखो, मैंने कहा कि ये एक धरातल है और उस पे एक बॉक्स है। समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आई। अब क्या आ गया, मैंने एक बल आरोपित करा। F क्या है मेरा, आरोपित बल। F क्या है मेरा बेटा, आरोपित बल, यानी मैंने लगाया उस किसी वस्तु पे बल। जैसे समझो ये वाई की बोतल ही है, अब मैं इसको ऐसे रखा है तो मैंने यहां पे इस बल लगाया, तो ये क्या हो गया, एक पिंड हो गया। ये दो सतह क्या हो गई, एक दूसरे के संपर्क में आ गई ना, और मैंने इसको आगे चलाने के लिए एक बल लगाया। बात समझ में आती है? तो अब यहां पे दो स्थिति उभर कर आती है, बल लगाया परंतु बॉक्स गति को प्राप्त ना कर पाया। और दूसरी स्थिति क्या होती है, बल लगाया बॉक्स बल की दिशा में संचरण या फिसलने लगा। ठीक है, पहली वाली स्थिति में हमारा जो बॉक्स है वो क्या है, स्थिर अवस्था में है कि नहीं है? ठीक है, और दूसरी वाली स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा बॉक्स गति प्राप्त करता है, यानी गति में है। इतनी बात समझ में आती है कि हमने किसी चीज को धक्का लगाया, जैसे मैं किसी चीज को, आप गाड़ी खड़ी है उसको धक्का लगाते हैं, उसमें हैंड ब्रेक नहीं है, मान लेना गाड़ी खड़ी है, आप उसको धक्का लगाते हैं, आपने धक्का तो लगाया पर वो गाड़ी आगे के चली ही नहीं, आपने कम धक्का लगाया, ऐसी स्थिति पैदा होगी ना। तो ये वाली स्थिति है जब हम बल तो लगा रहे हैं लेकिन वो आगे की तरफ बढ़ नहीं रही। तो इस स्थिति में जो घर्षण बल काम करता है उसको बोलते हैं स्टैटिक। और इस स्थिति में जब गति वाली स्थिति होती है, जब घर्षण जो काम करता है उसको कहते हैं गतिक। स्टैटिक को क्या बोलते हैं, स्टैटिक। गतिज को क्या बोलते हैं, काइनेटिक। समझ में आ गई बात? अब स्थितिक में क्या होगी, इसमें फिसलने की क्या होगी बेटा, प्रवृत्ति होगी। सापेक्षिक रूप से इसमें क्या होगी, और इसमें क्या होगा, ये सापेक्षिक रूप से फिसल रहा होगा। समझ में आ गई?
यानी अब क्या हुआ, अगर हमसे बोला घर्षण, घर्षण में हम क्या पढ़ते हैं, शुष्क घर्षण। घर्षण में क्या पढ़ते हैं, शुष्क घर्षण। शुष्क घर्षण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं जिनको हमने यहां पे पढ़ना है। एक और होता है रोलिंग फ्रिक्शन, उसको बाद में पढ़ लेंगे। एक क्या होगा, स्थैतिक घर्षण, और दूसरा क्या हो गया, गतिक घर्षण। स्टैटिक का मतलब क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। इतनी बात समझ में आ रही है, यहां तक समझ में आई ना। अब याद रखना है, जो घर्षण का मान होगा, फ्रिक्शन का मान होगा, स्टैटिक में बड़ा ही जबरदस्त होता है और नेगेटिव मार्किंग की सिचुएशन क्रिएट करता है। घर्षण एक तरह का खुद में, जैसे नेगेटिव फोर्स हम उसको जनरली लेके चलते हैं, समानता एक नकारात्मक बल है, उसी तरह पेपर के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो घर्षण का टॉपिक, घर्षण के क्वेश्चन एक नकारात्मक क्वेश्चन है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होने की प्रबल संभावना होती है। बात समझो, याद रखना है, ये जो गतिक घर्षण होता है, इसका मान क्या होता है, नियत होता है, एक फिक्स होता है। लेकिन अगर मैं इसके स्थैतिक घर्षण की प्रवृत्ति के बारे में बात करूं, ये अपने आप को स्वतः समायोजित करने की क्षमता रखता है। ये क्या होता है, स्वतः समायोजित करने की क्षमता। और इसकी जो अधिकतम मान होता है, इसका जो अधिकतम मान होता है, उसको बोलते हैं सीमांत मान। क्या बोलते हैं, सीमांत मान। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। इतनी बात समझ में आती है। अब हम स्थैतिक घर्षण और गतिकीय घर्षण को कुछ उदाहरण की मदद से समझेंगे, इनके मान की बात समझेंगे कि इनका मान कैसे निकाला जाता है। और अब ये भी समझेंगे कि दो सतहों के बीच में जो स्थैतिक घर्षण का गुणांक होता है वो क्या होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। यहां पे हमने क्या पढ़ा, हम जो घर्षण यांत्रिकी में पढ़ते हैं वो क्या है, एक शुष्क घर्षण है। और अगर मैं घर्षण बोलता हूं तो उसका मतलब भी क्या होता है, शुष्क घर्षण। अब क्या होता है, मैंने क्या बोला, किसी एक बॉक्स है जो एक धरातल पे पड़ा है, उस पर क्या मैंने एक आरोपित बल करा, जैसे कि कोई गाड़ी है खड़ी हुई है रोड पर, ठीक है ना। अब मैंने उस पर बल लगाया, या तो ये हो सकता है कि गाड़ी आगे को चलना चालू कर दे, या ये हो सकता है गाड़ी चल नहीं रही पर मैं बल पूरा लगा रहा हूं। जब बल लगाया परंतु बॉक्स गति को प्राप्त ना कर पाया, तो यानी वो स्थिर अवस्था में, तो ऐसी स्थिति में कौन सा घर्षण होगा, स्थैतिक घर्षण होगा। बल लगाया और बॉक्स ने क्या कर ली, गति प्राप्त कर ली, यानी गति प्राप्त कर ली, गति की इस अवस्था में आ गया, यानी अब कौन सा घर्षण होगा, गति के घर्षण होगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, चलो आगे देखते हैं। स्थैतिक घर्षण की जो मैंने प्रवृत्ति बताई सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें क्या है, उसकी स्वतः समायोजन करने की प्रवृत्ति। इसकी जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण है, स्वतः समायोजन। स्वतः समायोजन की प्रवृत्ति सबसे मुख्य प्रवृत्ति हो गई। इसमें होता क्या है अब समझेंगे।
अब यहां से समझो थोड़ा, एक हमने बताया अभी अभी लंब प्रतिक्रिया बल, ठीक है ना। अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है? कोई धरातल पर कोई एक पिंड है, क्या है? एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, जिसका द्रव्यमान m kg है, ठीक है। अब ये द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक नीचे की तरफ बल लगाएगा। याद रखना, द्रव्यमान भार अलग अलग चीज होती है। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? मास। और भार का मतलब क्या होता है? वेट। वेट क्या होता है? एक प्रकार का बल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वेट क्या होता है? एक प्रकार का बल। तो अब क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण के कारण इसमें क्या होगा? एक नीचे की दिशा में mg बल लगेगा। बेटा अगर ये बल, न्यूटन का जो तीसरा नियम है, सारी क्रिया के बराबर और विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया। इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जब ये सतह के संपर्क में है ना, तो लंबवत, इस सतह के लंबवत क्या होगा? एक प्रतिक्रिया होगी। उसको क्या बोल देंगे? एन। एन से लिखा जाता है। ये क्या होता है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। क्या होता है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। यानी अगर मैं यहां से पूछूं अभिलंब प्रतिक्रिया बल यानी नॉर्मल रिएक्शन का मान क्या होगा? न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार ये किसके इक्वल हो जाएगा? mg के इक्वल हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आती? यहां तक बात समझ में आती? अब देखो, ये तो हमने रिकैप न्यूटन के नियम में पढ़ते थे ना। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। कोई पिंड है, हमने कहा उसका मास द्रव्यमान m है, कोई यहां पे सतह। अब इन दोनों खुरदरेपन, इन दोनों सतहों के मध्य के खुरदरेपन के कारण इन दोनों के मध्य एक घर्षण आएगा। अब जो खुरदरापन की प्रवृत्ति होगी, उसकी जो कितना खुरदरा है, ज्यादा खुरदरा है, कम खुरदरा, उसके अनुसार यहां पे इन दोनों सतह के मध्य एक चीज आती है जिसको क्या बोलते हैं? घर्षण गुणांक। क्या बोलते हैं? घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब मैंने बोला कि फ्रिक्शन या घर्षण दो तरीके से आने, या तो एक स्टैटिक, दूसरा क्या होगा? गतिक। तो अब जब स्टैटिक होगा तो उसको बोलेंगे स्टैटिक घर्षण गुणांक, ठीक है। इसको सामान्यतः म्यू एस से प्रदर्शित किया जाता है। वही गतिक जब होगी स्थिति तो क्या होगा? गतिकीय घर्षण गुणांक, इसको म्यू के से प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आ गई बात? अब मैंने कहा स्थैतिक घर्षण की जो अधिकतम मान होता है, क्या होता है? अधिकतम मान होता है उसका उसको क्या बोलते हैं? सीमांत मान, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? सीमांत मान, यानी लिमिटिंग वैल्यू। अब घर्षण का जो वैल्यू होती है, घर्षण बल की जो मान होता है, वो कहीं ना कहीं अभिलंब प्रतिक्रिया बल पे निर्भर करता है, और करता ही है। अगर ये घर्षण के समायोजन वाली प्रकृति को छोड़ दे,
समायोजन वाली प्रकृति को अगर छोड़ दें, घर्षण के समायोजन वाली प्रकृति को अगर छोड़ दें, तो हमेशा जो घर्षण बल का मान होगा वो किस पे निर्भर करेगा? अभिक्रिया बल पे निर्भर करेगा। किस पे निर्भर करेगा? अभिक्रिया बल पे निर्भर करेगा। चलो आगे समझो, ये तो थोड़ा सा समझाया मैंने अभिक्रिया बल, आगे यहीं से समझना है। ठीक है, अब जैसे यही धरातल है, उस पे मैंने कहा 10 किलोग्राम का एक पिंड है, तो उसका यहां पे भार कितना होगा? अगर मैं जी के मान को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लूं, तो क्या होगा? 10 इंटू 10 यानी 100 न्यूटन। अगर मैं कहूं कि इस यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन यानी अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो होगी उसका मान कितना होगा? 100 न्यूटन। यहाँ पे एन और एन में दिक्कत हो रही है तो इसको आर से भी प्रदर्शित करते हैं, आर से लिख दो। मैंने कहा यहां पे म्यू एस वो क्या था? स्थैतिक घर्षण का गुणांक। इसका मान सपोज कर लो कि 0.4 था। म्यू के इसका मान 3 था। अब यहां पे समझो एक बात, सामान्यता दो चीजें होती हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना है। जो घर्षण का गुणांक होता है, सामान्यता घर्षण का जो गुणांक होता है उसका मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। ऐसे लिख लो। 0 किसके लिए होता है? जब 0 हो जाए यानी घर्षण नहीं है। 1 से छोटा होता है। सामान्यता किसी किसी स्थिति में बढ़ा दिया जाए वो अलग है, सामान्यता। और सामान्यता तो आपने ये समझी। और सामान्यता जो गतिज घर्षण का गुणांक होता है उसका मान क्या होता है? कम होता है स्थैतिक घर्षण के मान से। समझ में आई बात? अगर मेरे को इस स्थिति में पूछा जाए, यहां पे याद रखो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो समानुपाती होता है किसके? नॉर्मल रिएक्शन के। फ्रिक्शन यानी घर्षण बल किसके समानुपाती हो गया? अभिक्रिया अभिलंब प्रतिक्रिया बल के। ठीक है, अब जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल दो, एल डाल दो, उसका जो मान होता है वो किसके होता है? म्यू एस गुना में अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अगर इसके लिए मेरे को सीमांत मान ज्ञात करना होगा तो क्या होगा? घर्षण का स्थैतिक घर्षण का गुणांक की मान कितना? 0.4 और नॉर्मल रिएक्शन कितनी है? 100 यानी कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। अब याद रखना अधिकतम सीमांत मान में क्या हो जाता है। अब ये एकदम उस चौराहे पे खड़ा हो जाता है कि इससे ज्यादा अगर हमने आरोपित बल अधिकतम सीमांत मान से, जो सीमांत मान होता है जिसके वैल्यू अभी इस केस में 40 आई, अगर इससे ज्यादा अगर हमने बल आरोपित कर दिया, इससे ज्यादा बल हमने आरोपित कर दिया, तो बॉडी जो पिंड है वो चलने लग जाएगा। अगर उससे कम होगा तो नहीं होगा, बॉडी अपनी क्या होगी? स्थिर अवस्था में होगी। अगर उतना ही होगा तो उसके अंदर बिल्कुल अब प्रवृत्ति आ गई, बस अब तो आगे मूव करने वाला ही है। इस पे क्या हो जाती है? एक तीव्र प्रवृत्ति होती है किसकी? फिसलने की। इससे अगर कम होगा वैल्यू, अगर हमारा आरोपित बल का जो मान हमारे सीमांत मान से कम होगा तो जो पिंड है वो क्या होगी? स्थैतिक अवस्था में होगी, स्थिर अवस्था में होगी। भाषण में आ गई इतनी बात को। इस बात को दोबारा से रिपीट करता हूं मैं। कोई ये सब चीजें तो है, इसको हटा देता हूं। यहां से दोबारा से एक बार समझो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
मैंने कहा यही वाला केस है, यही वाला केस है। इसमें हमारे सीमांत मान का मान कितना आया? 40 न्यूटन। अगर मैंने बोला F क्या है? आरोपित बल। मैंने कहा F ये ऐसे बल, F ऐसे बल। मैंने कहा F का मान, पहला केस है, F का मान मैंने कहा 20 न्यूटन का है, 20 न्यूटन का है। मैंने कहा कि बल आगे की तरफ लग रहा है ना, इस दिशा में। अगर 20 न्यूटन का है और उसने कहा स्टैटिक मान का तो मान क्या है? 40। क्या आपने कभी सोचा है कि गाड़ी में अगर हम धक्का करा रहे हैं, एकदम सपाट धरातल पर है, आगे धक्का लगा रहे हैं, हमने धक्का लगाया तो गाड़ी पीछे की तरफ चल गई, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। यानी हमने अगर जब 20 न्यूटन का बल आरोपित करा और इसमें सीमांत मान का मान कितना है? 40, तो पहली बात, हमारा ये बल इसकी स्थिर अवस्था को चेंज नहीं कर पाएगा। ये वस्तु जो बॉक्स है अपनी स्थिर अवस्था में ही रहेगी, स्थिर अवस्था में रहेगी। तो क्या होगा? अपनी स्थिर अवस्था में रही तो उसका मान, उस पर जो नेट फोर्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0। क्योंकि न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? बॉडी अपनी अगर स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक नेट फोर्स नहीं हो। यानी स्थिर अवस्था है, स्थिर अवस्था ही है आगे भी, यानी उस पर नेट बल कितना लग रहा है? 0। यानी मैंने अभी आपको बताया ना, फ्रिक्शन क्या होता है? अपने आप को क्या करता है? समायोजित करता है, स्वतः समायोजित करता है ना। इस केस में अगर मेरे से पूछा जाए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, वो क्या होगा? यहाँ पे तो उसने 20 न्यूटन लगा दिया, पहले केस में उसने क्या लगा दिया बेटा? 20 न्यूटन आगे की तरफ लगा दिया। लेकिन अधिकतम जो वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जिसको क्या बोलते हैं? सीमांत मान बोलते हैं, उसके वैल्यू तो 40 न्यूटन आ रही है। यानी 40 न्यूटन होगा तब चलने की प्रवृत्ति होगी। समझ नहीं आ रही बात? जब चलने की प्रवृत्ति होगी। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि घर्षण बल कितना होगा, तो भैया घर्षण बल 40 नहीं होगा। घर्षण बल कितना होगा? अपने आप को समायोजित करके 20 न्यूटन कर देगा। अगर मैंने कहा दूसरा वाला केस लिया, मैंने कहा इसमें फोर्स मैंने कहा 30 न्यूटन लगाया, भैया 30 न्यूटन भी लगा दिया, तब भी ये क्या है? सीमांत मान से कम है ना, तो घर्षण अपने आप को क्या कर देगा? समायोजित कर लेगा। समायोजित करके कितना पहुंच जाएगा घर्षण? यहाँ पे वो भी 30 न्यूटन पहुंच जाएगा। मैंने कहा कि अब जो आरोपित बल है उसका मान मैंने कहा कि 39 न्यूटन लगा दिया। 39 हो गया, 40 के करीब भी हो गया ना, 40 से तो क्या है? कम, समायोजित कर लेगा 39 न्यूटन। मैंने कहा कि इसको और पास ले जाते हैं, 999 कर दिया, 39.999 कर दिया, तब भी क्या मैं पूछूंगा कि पिंड या बॉडी चलेगी? नहीं चलेगी जी। कितना होगा? इसमें भी घर्षण अपने आप को समायोजित कर लेगा ना, समायोजित कर लेगा। अगर मैंने कहा कि अब जो आरोपित बल है वो 40 न्यूटन का हो गया, तो भैया घर्षण भी इसका में कितना हो गया? अब 40 न्यूटन का हो गया। अब इसमें चलने की प्रवृत्ति आ गई, चलने की प्रवृत्ति आ गई। अगर इसमें पूछेंगे तो चल तो रहा होगा, या चलने की प्रवृत्ति बिल्कुल एच पर है कि चल रहेगा। अगर उसमें त्वरण पूछा जाए कितना होगा? 0। त्वरण कितना होगा? 0। इस केस में अगर हमसे त्वरण पूछा जाए, त्वरण कितना हो जाएगा? उसका मान कितना हो जाएगा? 0। अगर बहुत से क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूछते हैं कि इस आरोपित बल का न्यूनतम मान ज्ञात करें, न्यूनतम मान ज्ञात करने में उसको क्या होता है? जो सीमांत मान होता है उसके बराबर पुट करना होता है। किसके बराबर पुट करना होता है? सीमांत मान के। अगर मैंने कहा कि अब मैंने इसको फोर्स को बढ़ा के 50 न्यूटन का कर दिया, 50 न्यूटन का कर दिया, भैया जब हमारा जो आरोपित बल था सीमांत बल से ज्यादा हो गया, इस केस में आरोपित बल था वो सीमांत बल से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अब जब आरोपित बल सीमांत बल से ज्यादा हो गया तो अब ये बॉडी जो पिंड है, जो बॉक्स है, वो क्या होगा? चलने लग जाएगा, गतिज अवस्था में पहुंच जाएगा। इस स्थिति में कौन सा घर्षण काम करेगा? गतिकीय घर्षण काम करेगा। गतिकीय घर्षण का गुणांक कितना दे रखा उसने? 0.3। अगर मेरे को
गतिकीय घर्षण का मान निकालना होगा, वो क्या होता है बेटा, म्यू इंटू के इंटू में एन। एन क्या है मेरी, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। इस केस में अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान कितना है, 100। 0.3 इंटू में 100 यानी कितना हो गया, 30 न्यूटन। क्या कितना हो गया, 30 न्यूटन। अगर मैंने यहाँ पे बल लगाया कितना, 50 न्यूटन का, अब इसके पास प्रवृत्ति कैसी हो गई, इस तरफ चलने की हो गई कि नहीं हो गई। और घर्षण क्या होता है, जिस प्रवृत्ति में आपकी गति होती है सापेक्ष रूप से, उसको क्या करता है, विरोध करता है। तो घर्षण बल किस तरफ लगेगा, इस तरफ लग रहा होगा, इस तरफ लग रहा होगा ना। तो अब ये जो बल है, आरोपित बल सीमांत मान से क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है जी। ये 50 है, ये 40 है। तो अब इस कौन सी, ये जो पिंड है कौन सी स्थिति में होगा, गति की अवस्था में होगा। गति की अवस्था में होगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, कौन सा घर्षण लगेगा, गतिज की है घर्षण लगेगा, जिसका मान कितना है, 30। ठीक है ना। देखो एक, ये दोनों जो बल है उनकी दिशा क्या है, विपरीत है। हमारा बल क्या होता है, सदिश राशि होती है, दिशा पे क्या करता है, निर्भर करता। अगर मैं इस पे पूछूं तो निवल बल कितना होगा इस स्थिति में, निवल बल कितना हो जाएगा भैया, 50 माइनस में 30 यानी कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। यानी कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा। जब निवल बल 20 न्यूटन है यानी नेट बल, नेट फोर्स 20 न्यूटन का है, और हमारा पिंड का मास, द्रव्यमान कितना है, 10। तो इस स्थिति में त्वरण कितना हो जाएगा, एफ नेट डिवाइड बाय एम होता है ना। एफ नेट कितना हो गया, 20 डिवाइड बाय कितना हो गया, 10। यानी क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी हमारा इस स्थिति में क्या होगा, स्थैतिक घर्षण ना होके काइनेटिक घर्षण होगा, जिसका मान कितना होगा, 30 न्यूटन होगा। और इसमें जो बॉक्स है, जो पिंड है, उसका त्वरण कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई। इसी तरह पहली बात हमने क्या समझी, जो घर्षण बल होता है अपने आप को यहां तक इसने क्या करा भाई, समायोजित करा, स्वतः किया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब जब स्वतः समायोजित हो गया, जब हमारा सीमांत मान से आगे हो गया, तब स्वतः समायोजन नहीं होता। जब सीमांत मान पे था तो हमारा फ्रिक्शन बल, जो घर्षण था, वो सीमांत मान को प्राप्त करा, वो भी 40 हो गया। इस केस में फ्रिक्शन कितना होगा, 40। यानी हमारे जो फ्रिक्शन है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसका मान क्या होता है, आरोपित बल पे निर्भर करता है। पूछ लिया जाए कि क्या स्टैटिक घर्षण का मान आरोपित बल पर निर्भर करता है, हाँ करता है। पूछ लिया जाए गतिज के घर्षण का मान क्या आरोपित बल पे निर्भर करता है, नहीं करता निर्भर। क्या गतिज घर्षण है, क्या उसकी गति किस प्रकार की गति कर रहा है, एक समान गति कर रहा है, असमान गति कर रहा है, उस पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं करता निर्भर। समझ में आई बात। इसी चीज को हम आगे फिर पढ़ाएंगे, चर्चा को आगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।